कहीं डाउट है? बताइए। आप लोग को कुछ पूछना है? जो लोग नए आए हैं उनको दिक्कत है तो पूछ लीजिए, जो हमने पढ़ाया है पहले। नहीं पूछना है? सब समझ में आ रहा है? हम पूछें? बताइए। आप लोग हमसे पूछेंगे कि हम पूछें आपसे? चलिए बताइए, आप ही बताइए, प्लांट सेल थ्योरी किसने दिया है? हाँ। आप पीछे रिवीजन हो जाएगा ना जल्दी जल्दी। बताइए। प्लांट सेल थ्योरी किसने दिया है? जो लोग पुराने हैं उनको हम पहचानते हैं, जो लोग नए आए हैं जिनको हम नहीं पढ़ाए हैं ये चीजें, जिनको जो चीज हम पढ़ाए हैं वही पूछेंगे। हमको पता है कौन कब से कब आया है। ठीक है। तो बताइए। आप शुरुआत से थे। ठीक है, तो आप बताइए प्लांट सेल थ्योरी किसने दिया है? आप बताइए बगल में। कॉपी बंद कर दीजिए। कॉपी बंद कर दीजिए। आप बताइए। आप नहीं पढ़े हैं? चलिए। आप नहीं पढ़े हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा है? ये तो पढ़े हैं। बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ये किसने कहा है? हाँ। इसका मतलब आप लोग रिवीजन करके नहीं आए हैं, इसलिए हमसे पूछ भी नहीं रहे हैं। रिवीजन किए रहेंगे तो डाउट होगा, तब तो पूछेंगे। जब रिवीजन ही नहीं किए हैं तो हमसे पूछेंगे क्या? इससे पता चल जा रहा है। क्या 6 तारीख के बाद? पेट के बाद? पेट में कितना 24 घंटा पेट ही पढ़ते हैं? कितना घंटे पढ़ते हैं? 2-4 घंटे में हो जाएगा, 4 घंटे 5 घंटे में। और टाइम क्या करते हैं? 6-7 घंटा तो सोना है। अभी तक पढ़ाई नहीं हुआ तो अब इतने दिन में हो जाएगा क्या पूरा पढ़ाई? साइंस से क्वेश्चन नहीं आएंगे? 5 क्वेश्चन आएंगे ना साइंस से, तो ये साइंस का पार्ट नहीं है? आ जाए तब। बताइए। बैठ जाइए, आप बताइए। आप ही से पूछ रहे हैं, आप पढ़े हैं? पहले तो पढ़े थे। अच्छा। चलिए आप बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं कि नहीं? किसने कहा है? किसी साइंटिस्ट ने कहा है कि किसे पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं? कौन? आप बताइए। सिक्विज ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? सिक्विज ने। एनिमल सेल थ्योरी किसने दिया है? अरे हम भैया इनसे पूछ रहे हैं। कौन बताए हैं? स्वान। बताइए। मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया है? मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया है? अच्छा। ये लिखाया गया है? जिससे पूछा जाए वही बताइए। बताइए। कुछ नहीं पढ़ते हैं आप लोग? इसका मतलब रिवीजन करके नहीं आए हैं। हम सोचे थे पूरा रिवीजन करा देंगे जल्दी जल्दी। आप लोग पढ़ते ही नहीं हैं। क्या हुआ? कौन दिए थे? विर्चो बोलते हैं, रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, उनका पूरा नाम क्या है? रुडोल्फ विर्चो। ठीक है। ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। इलेईप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, सी ऑप्शन है।
क्वेश्चन ही गलत हो गया। छोड़िए, इसको हटा दीजिए। जो हमने यहाँ टोनोप्लास्ट लिखा है उसी को बोला जाता है मेम्ब्रेन। हमने गलत क्वेश्चन ही गलत लिख दिया। चलिए दूसरी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। समझ लीजिए, अब लिख दिए तो समझ लीजिए। हमने यहाँ हमारा पूछने का मेन उद्देश्य ये था कि वैक्यूल के सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं। जो वैक्यूल का मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट। जो कि हमने क्वेश्चन में ही रख दिया है टोनोप्लास्ट, वहां पर हमें वैक्यूल रखना चाहिए था, तो जल्दी जल्दी में गलती हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पूछा गया है तभी मैं पूछने जा रहा था आपसे। ठीक है, तो वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। और सबसे थीनेस्ट हमने बताया था, आगे में आगे आपको जब हम वैक्यूल पढ़ाएंगे तो वहां पे पढ़ाएंगे सबसे थीनेस्ट मेम्ब्रेन होती है, सबसे पतली मेम्ब्रेन होती है कौन? टोनोप्लास्ट, जिसकी थिकनेस हमने बताया था कितना होता है? 50 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, बताए थे। क्वेश्चन आप सब में ये पूछने वाले थे। हाँ, चलिए क्वेश्चन ये बताइए, विच among the cell organelle have own DNA and ribosome। ठीक है, सबसे बारी बारी से हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग बताइएगा। ठीक है, पहला आपका क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एंड प्लास्टिड। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका है क्लोरोप्लास्ट एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिड एंड गोल्जी बॉडी। चौथा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। ठीक है, क्वेश्चन इसमें यह है कि इसमें से कौन से सेल ऑर्गेनली में उसका खुद का डीएनए पाया जाता है और उसका खुद का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड और गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। ठीक है, तो इधर से आप लोग बताइए आंसर इसका क्या होगा। पहला आप सब लोग, पहला आप बताइए। टोपी बताइए, हंसी या नहीं बताइए। मैं जब कोई हंसता है तो मुझे बहुत गुस्सा लगता है। हंसने वाली बात इसमें क्या है बताइए, आंसर बताइए सीधा, हम आगे आपको पढ़ाएं। जब हंसने वाली बात हो तो हंसिए, जब हंसने वाली बात नहीं है तो दांत मत निकालिए, गुस्सा आता है। ठीक है, बताइए क्या होगा इसमें आंसर। फर्स्ट और पीछे आप लोग सुन के तो नहीं बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग बताइए, फर्स्ट होगा। आप नहीं आई हैं, ठीक है, आपको हम बता दें कि इसमें राइट आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ठीक है, हमने इन लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ा दिया है और प्लास्टिड भी पढ़ा दिया है। ठीक है, इन दोनों में जो है खुद का डीएनए होता है। डीएनए आपको पता होगा, डीएनए का मतलब होता क्या है? डीएनए ही क्या है आपका? एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, जिसे बोलते हैं डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक प्रकार का क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। उसी तरह आपने आरएनए का नाम भी सुना होगा। ठीक है, तो आरएनए क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। तो हमने डीएनए की बात किया, यानी कि ये दोनों आपके क्या हैं? एक ऑर्गेनली हैं। ऑर्गेनली उन्हें बोलते हैं जो आपके एक सेल के अंदर पाए जाते हैं और उनका एक स्पेसिफिक काम होता है। ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे आपका ये सेल है, कौन सा सेल है? ये कौन सा सेल है? प्लांट का सेल है। अगर आपको कोई भी सेल ऐसे मिल जाए और उसका नाम अगर वहां पे नहीं दिया है और उसका एक अच्छा सा शेप है, ठीक है, तो समझ लीजिए प्लांट सेल की बात कर रहा है। ठीक है,
अगर वहाँ पे शेप नहीं है तो हो सकता है कि वहाँ पे एनिमल सेल हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका शेप है अच्छे से, तो इसका शेप है, इसी में आपके अलग अलग सेल ऑर्गेनेली पाए जाते हैं। इसी में आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, इसी में क्या पाया जाता है, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इसी में आपका जो है क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। ठीक है, इसी में आपका जो है ये जो है आपका गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं। इसी में आपका न्यूक्लियस पाया जाता है। इसी में ये आपका डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया और ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को हम किस में पढ़ते हैं, प्लास्टिड में। यानी कि प्लास्टिड को हमने बताया था कि प्लास्टिड एक ओरिजिनेटर है। ठीक है, ये अनडिफरेंशिएटेड प्लास्टिड है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रोप्लास्टिड। उसी से आपका ये क्लोरोप्लास्ट का क्या हुआ है, ओरिजिनेशन हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम प्लास्टिड ना रख के क्लोरोप्लास्ट रखते तब भी आपका आंसर यही होता। ठीक है, यहाँ पे एमाइलोप्लास्ट रखते तब भी आंसर वही होता, ल्यूकोप्लास्ट रखते तब भी वही होता। ठीक है, क्योंकि सब उसी से ओरिजिनेट हुए हैं, हुए कि नहीं हुए हैं। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसी से ओरिजिनेट हुआ है ये क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें खुद का इसका क्या पाया जाता है, डीएनए। और इसमें जो डीएनए पाया जाता है कैसा पाया जाता है, ऐसे सर्कुलर पाया जाता है। इसमें भी इसका खुद का डीएनए कैसा पाया जाता है, सर्कुलर पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें खुद का इसका क्या पाया जाता है, राइबोसोम यहाँ बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अंदर ही बना लीजिए। इसमें खुद का इसका क्या पाया जाता है, राइबोसोम। तो हमने इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि इसमें से कौन सी सेल ऑर्गेनली है जिसका खुद का क्या हो, डीएनए हो और खुद का क्या हो, राइबोसोम हो। ठीक है, तो इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो होता है उसमें क्या होता है, उसका खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। तो वहाँ पे हमने नोट करके ये भी तो लिखाया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं। अभी आपको हम राइबोसोम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, और डीएनए हमने लिखाया तो है सारी चीजें डिटेल से। क्लोरोप्लास्ट को सीपी डीएनए बोलते हैं, प्लास्टिडोन बोलते हैं। ठीक है, लिखाया है कि नहीं लिखाया है, और सर्कुलर होता है, वही तो लिखाया है क्लोरोप्लास्ट में। हमने आपको बताया था, देखिए डीएनए चाहे कोई भी प्रोकैरियोट हो, कोई भी प्रोकैरियोट हो, उसमें डीएनए आपका सर्कुलर पाया जाता है। ठीक है, और जितने भी यूकैरियोट हैं उसमें लीनियर पाया जाता है। लेकिन जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया और ये क्लोरोप्लास्ट हैं ये सेल ऑर्गेनली हैं और एनिमल सेल में और ह्यूमन सेल में पाए जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आपका प्लांट सेल में भी पाया जाता है और ह्यूमन सेल में भी पाया जाता है, मतलब एनिमल सेल में भी पाया जाता है। ठीक, और क्लोरोप्लास्ट केवल आपके प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सेल ऑर्गेनली हैं और यूकैरियोट्स के सेल में पाए जाते हैं। और इसमें जो डीएनए होता है कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ये चीजें आपको याद रखना है। वैसे आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए यूकैरियोटिक सेल में कैसा डीएनए पाया जाता है, तो आप बताएंगे लीनियर पाया जाता है। ठीक है, वैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बताइए कैसा डीएनए पाया जाता है आपके यूकैरियोटिक सेल में, तो आप क्या बताएंगे, लीनियर। अगर प्रोकैरियोटिक बताया तो प्रोकैरियोटिक पूछेगा तो क्या बताएंगे, सर्कुलर। ठीक है, अगर वहां पे कंडीशन रख के बताएगा, पूछेगा कि बताइए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कैसा डीएनए पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, सर्कुलर बताएंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। अभी राइबोसोम भी पढ़ाने जा रहे हैं आपको, तो राइबोसोम से भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, आपको क्वेश्चन समझ में आया ये, ठीक है। चलिए, इसका मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं, सही बताएं। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, अच्छी बात है, पढ़िए। हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट पढ़ा दिया है, समाप्त हो गया है। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्या, राइबोसोम। ठीक है, क्वेश्चन पूछने के चांस सबसे ज्यादा इसी से होते हैं, एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेल ऑर्गेनली है, सबसे ज्यादा काम भी इन्हीं का है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग डालिए राइबोसोम। ठीक है, हमने बताया था जब आपको हम लिखा रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाना से स्टार्ट किए थे, तो आप हमने लिखाया था कि डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली और सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली और मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनली। तो हमने बताया था डबल मेम्ब्रेन में आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, ये तीनों क्या है, डबल मेम्ब्रेनस है। ठीक है, बताए थे। उसके अलावा हमने बताया था कि मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनली, जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, वो क्या होता है आपका, राइबोसोम। ठीक है, उसके साथ बताया था सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन में आपको हमने लिखाया था
इसके अलावा जितने भी आपके सेल ऑर्गेनली बचे, चाहे आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे लाइसोसोम हो, चाहे गोल्जी बॉडी हो, ठीक है, चाहे स्फेरोसोम हो, जितने भी आपके सेल ऑर्गेनली बचते हैं, इनके बाद सब में कैसा मेम्ब्रेन पाया जाता है? सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है। ये क्या होता है? राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनली होता है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनली। ठीक है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनली होता है। ठीक है। उसके अलावा ये इंजन होता है सेल का, इंजन पूरा लिखते हैं तब आप लोग सही से लिखेंगे। राइबोसोम आर दी इंजन ऑफ सेल। ठीक है, राइबोसोम सेल का क्या होता है? स्टार्ट कर दिए लिखना। ठीक है, राइबोसोम क्या होता है? सेल का इंजन होता है। इंजन क्यों बोलते हैं? इंजन का काम क्या होता है? इंजन का चालू कर दिया तो इंजन हो गया, पंखा चालू कर दिया तो इंजन है। नाम से पता चल रहा है कि जो भी काम करना है, अगर किसी किसी चाहे ट्रेन ही ले लीजिए, ट्रेन का काम क्या है? ट्रेन के इंजन का काम क्या है? पीछे वालों को खींचना, हाँ, एनर्जी कन्वर्ट करना, उस रिएक्शन को बढ़ाना, यही तो करना। ठीक है, तो चाहे आपका प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, कोई भी सेल हो, ठीक है, अगर उसमें जो है कोई काम करना होता है तो आपके हार्मोन्स, एंजाइम, ये सारे रिलीज होते हैं कि नहीं होते हैं? और ये हार्मोन एंजाइम जितने भी हैं सब किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से। और प्रोटीन को बनाता कौन है? राइबोसोम। इसलिए राइबोसोम को क्या बोलते हैं? इंजन ऑफ द सेल। अब लिखते समझते? पहले पूरा यहाँ तक लिख दे रहे हैं, पूरा भर देंगे तब लिखना है। अच्छा, ठीक है। ये किताबों में लिखा हुआ है, आपके कहने से स्टेटमेंट थोड़ी चेंज हो जाएगा। जो क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है वो तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंजन ऑफ दी सेल बोलते हैं। ठीक है, और राइबोसोम को इंजन ऑफ दी सेल बोलते हैं, इसलिए इसको और क्या बोलते हैं? राइबोसोम कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये किसको बनाता है? प्रोटीन को बनाता है। ठीक है, इसी को जो है पायलेट पार्टिकल बोलते हैं। पायलेट पार्टिकल, पायलट ने इसको खोजा था, देखा था, इसको टर्म दिया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पायलट पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा और इसको क्या बोलते हैं? इंजन हो गया, प्रोटीन फैक्ट्री हो गया, ठीक है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनली हो गया। इसको इतना पहले लिखिए, फिर आगे लिखाते हैं। हम्म हम्म और क्या बोलते हैं? हाँ, राइबोसोम क्या है? राइबोसोम आर स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली। राइबोसोम को सबसे छोटा सेल ऑर्गेनली कहा जाता है। हर एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सारे इंपॉर्टेंट हैं, सबसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या हुआ बताइए, सुने नहीं है? सबसे बड़ा पहले लिख लीजिए, फिर बता देते हैं आपको। जैसे जो न्यूक्लियस है, कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में न्यूक्लियस को जो है सेल का कंपोनेंट बताया गया है, सेल ऑर्गेनली नहीं बताया गया है। और किसी किसी बुक में सेल ऑर्गेनली कहा गया है। ठीक है, तो वैसे अगर आप ऑप्शन के हिसाब से सही करेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनली कौन सा है एनिमल में, अगर एनिमल में पूछेगा, अगर वहाँ पे आपका न्यूक्लियस है तो आप न्यूक्लियस करेंगे। ठीक है, अगर न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया करेंगे। ठीक है, अगर वहीं प्लांट पे पूछ देगा, प्लांट में बताइए सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनली कौन सा है, तो अगर वहाँ पे न्यूक्लियस है तो आप न्यूक्लियस करेंगे, और नहीं तो फिर क्लोरोप्लास्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर आता है। ठीक, और छोटे वाले में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, चाहे आपका प्रोकैरियोटिक सेल पूछे, चाहे एनिमल सेल पूछे, चाहे प्लांट सेल पूछे, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनली राइबोसोम। तुरंत लिखा दें यही 70 या 80 या सभी, आगे तो बढ़ने दीजिए। आपका काम है जो हमने पढ़ा दिया है उसमें से कंफ्यूजन है तो आपको पूछना।
या फिर जब मैं इसको समाप्त कर दूंगा, अब मैं जब ये बोलूंगा कि राइबोसोम समाप्त हो गया, तब आपको अगर उसमें जो चीज हमने छोड़ा है तो आप हमको याद दिलाएंगे। पहले ही याद दिला दे रहे हैं हमको तो आगे पढ़ाना ही है अभी। नहीं तो आप आ जाइए रूम पे, आपको एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं वहां, फिर हम यहाँ आके पढ़ाएंगे। ठीक है। तो जो चीजें हमने शुरू किया उसके आगे बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं? यहीं से सबसे बड़ी गलती होती है किसी के भी साथ। जो चीज जहाँ पे जो चीज है उस वहीं पे सोचिए, और वो उसमें आप कंफ्यूजन, अगर कंफ्यूजन है तो उसको दूर करिए। अगर आगे सोचेंगे पीछे सोचेंगे तो सारी चीजें छूट जाएंगी। ठीक है। तो जो चीज जहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको वहीं रहने दीजिए। सबको एक में मिला देंगे तो परीक्षा में आप भी मिल जाएंगे। ठीक है। खिचड़ी मिल जाएगा तो फिर होने वाला कुछ नहीं है। कंपोनेंट बस बुक बुक में बता दिया गया है कि ये कंपोनेंट है। ठीक है। और सेल ऑर्गेनली का मतलब हमने आपको होमवर्क दिया था, आप लोगों ने करके नहीं लाया। लाया? हमने पूछा था आप लोगों से सेल ऑर्गेनली किसे बोलते हैं, बताया आप लोगों ने? बस यही सेल ऑर्गेनली हो गया, और कुछ उसका काम वाम नहीं है? हाँ, तो हमने कहा था आप लोग इसको पढ़ के आइएगा, हमको बताइएगा। दो होमवर्क हमने आपको दिया था, एक सेल ऑर्गेनली दिया था, और एक क्या दिए थे? हाँ? और जो क्लोरोप्लास्ट से ल्यूकोप्लास्ट में जो चेंज होता है वो वाले ही। दोनों आप लोगों ने करके नहीं लाया। ठीक है। और फिर जब तक आप लोग करके लाएंगे नहीं तब तक उसमें हम आपको नया चीज बताएंगे नहीं। तो ये इतना चीज याद रखिएगा। हो गया यहाँ तक सबका? हो गया आपका? किसी का छूटा है? ठीक। अब थोड़ा साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन लिख लीजिए। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, क्लाउड। ठीक है। क्लाउड ने जो है 1941 में, ठीक है, कहीं कहीं पे 42 भी लिखा हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, वो जो था बेसोफिलिक बॉडी था। फर्स्ट एब्जॉर्ब्ड दी बेसोफिलिक बॉडीज आर कॉल्ड माइक्रोसोम। ठीक है। तीनों ने सबसे पहले जो है एक बेसोफिलिक बॉडी उसे बोलते हैं जो आपके बेसिक डाई से कलर्ड हो जाए। ठीक है। आगे जब आप लोग मार्कर पढ़ेंगे तो डाई वही पढ़ेंगे वहां पे। ठीक है। तो आप हम बताने की कोशिश नहीं करेंगे। बेसोफिलिक मतलब जो बेसिक डाई से क्या हो जाए, कलर हो जाए, उसी को बेसोफिलिक बोलते हैं। ठीक। तो इन्होंने सबसे पहले क्लाउड ने जो है 1941-42 में जो है सबसे पहले एक बेसोफिलिक बॉडी देखा, उसको उन्होंने क्या कहा? माइक्रोसोम। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बताइए राइबोसोम को माइक्रोसोम किसने कहा था? तो किसने कहा था? क्लाउड ने। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, कौन? पैलेट। ठीक है। पैलेट ने जो है टर्म दिया, टर्म राइबोसोम, टर्म राइबोसोम। ठीक है। टर्म राइबोसोम इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सबसे पहले जो है राइबोसोम टर्म किसने दिया था? पैलेट ने दिया था। ठीक है। ये चीज याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद से जो है दो साइंटिस्ट और आए, साओ और साटो। साओ एंड साटो, ये दो साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है। इन्होंने सबसे पहले जो है राइबोसोम को ऑब्जर्व किया न्यूक्लियोप्लाज्म में। राइबोसोम आर एब्जॉर्ब्ड इन न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है आप लोगों को पता होगा, कहाँ पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है। इन्होंने सबसे पहले वहां पे देखा था। ठीक। लिख लीजिए इसको पहले। बेसोफिलिक बॉडी कोई इन्होंने बॉडी देखा था अपने माइक्रोस्कोप में, जिसको बेसिक डाई होता है। ठीक है। अब डाई अलग अलग आते हैं। बेसिक डाई, जिससे बेसिक डाई होता है जिससे ये क्या हो जाता है, स्टेन हो जाता है, उसी को बेसोफिलिक बॉडी बोलते हैं। उसी के नाम पर रख दिया गया बेसोफिलिक बॉडी। ठीक है।
तो उन्होंने देखने के बाद उसको एक अलग नाम दिया जिससे बोलते हैं माइक्रोसोम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा था, जैसे हमने लिखाया था ना आपको, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा था, किसने कहा था, अल्टमान ने। ठीक है, उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट को आटोप्लास्ट किसने कहा था, किसने कहा था, मेयर ने। उसी प्रकार राइबोसोम को माइक्रोसोम किसने कहा है, तो क्लाउड ने। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा आप लोग कि राइबोसोम को माइक्रोसोम के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, अरे भाई आगे जा रहे हैं, इतना लिखो तो पहले, लिख लिए, हो गया आप लोग का ये वाला। ये TSA है, इसे साओ पढ़ते हैं। ठीक है, टी साइलेंट रहता है, साओ और साटो। ठीक है, अब साइलेंट है तो पता नहीं क्यों लिखते हैं सब, भाई हटा ही दिए होते इससे अच्छा है। ठीक है, साओ और साटो ने सबसे पहले राइबोसोम को किस में देखा था, न्यूक्लियो प्लाज्म में। ठीक है, आगे बढ़े। आपको समझ में आ रहा है, अभी आगे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, अभी राइबोसोम के बारे में डिटेल पढ़ाएंगे तो ये तो सब रटने वाली चीजें हैं, इसमें क्या ही समझना है। ठीक है, तो साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, किसने क्या कहा था, ये सारी चीजें याद रखना है। हो गया, आपका हो गया। हो गया, ठीक है। फिर दो साइंटिस्ट और थे, रोबिन्सन और ब्राउन, रोबिन्सन एंड ब्राउन। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट एब्जॉर्ब्ड इन प्लांट, प्लांट में सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, रोबिन्सन और ब्राउन ने। और जो प्लांट था बीन रूट था। बीन जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हैं? बीन के रूट में से, ठीक है, सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, रोबिन्सन और ब्राउन ने। आ गया, प्लांट में किसने खोजा था, किसने खोजा था, तब क्यों परेशान थे, आगे जानने की ज्यादा जरूरी है, पीछे भले छूट जाए। ठीक है, बताया ना कि सिलेक्शन वहीं रुकती है जहां आप घबराते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं चाहिए, जो चीज़ें चल रही है उसको चलने देना चाहिए। हाँ, जो चीज़ कंप्लीट हो जाए, उसमें कंफ्यूजन है, कुछ छूट जाए, तब आपको पूछना चाहिए। मेरे पास इतना पोटेंशियल है, 2-3 घंटे के अंदर पूरा सेल ऑर्गेनली खत्म कर दें हम, 2 घंटे के अंदर पूरा खत्म कर देंगे, पढ़ेंगे 2 घंटे में पूरा सेल ऑर्गेनली, पूरा पढ़ा देंगे 2 ही घंटे में। ठीक है, तो रॉबिन्सन और ब्राउन ने सबसे पहले किस में देखा था, प्लांट में, बस ये याद रखना है आपको। ठीक, इतना साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन में याद रखना, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, उसके बाद से जो है, जैसे हमने बात किया है कि प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, राइबोसोम को। ठीक है, उसी प्रकार जो है राइबोसोम फैक्ट्री किसे बोलते हैं, न्यूक्लियोलस को। ठीक है, क्योंकि जो राइबोसोम बनाता है वो कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियोलस आर मेड दी राइबोसोम, सो काल, क्या बोलेंगे इसे, राइबोसोम। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसने इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम फैक्ट्री, किसको, न्यूक्लियोलस को। पता होगा न्यूक्लियस कहाँ होता है, ये आपका क्या है,
ये क्या है आपका? न्यूक्लियस है। ठीक है, इसी में आपका ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है? आप बताइए क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम आपका सेल डिवीजन में जाके बनता है। ठीक है, जब आप सेल डिवीजन पढ़ते होंगे तब वहां पे जाके कंडेंस होता है मेटाफेज में, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में, तब वहां पे क्रोमोसोम नाम दिया जाता है। इसे यहाँ पे क्या बोलते हैं जो धागे नुमा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है? क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। ठीक है, और इसमें जो लिक्विड मटेरियल है इसे क्या बोलते हैं? जो आपको लिक्विड मटेरियल आपको दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी में आपका जो है क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोलस। तो यही न्यूक्लियोलस है। ठीक है, यही आपका न्यूक्लियोलस है जो किसको बनाता है? आपके राइबोसोम को। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा प्रोटीन फैक्ट्री तो आप राइबोसोम करेंगे। अगर आपसे ये पूछेगा कि राइबोसोम फैक्ट्री को किसे बोलते हैं तो आप न्यूक्लियोलस करेंगे। ठीक है, हो गया? लिख लिए? क्रोमेटिन टर्म किसने दिया है? क्रोमेटिन टर्म किसने दिया है? आगे जानने की ज्यादा जरूरी है ना आपको? आगे ज्यादा जानना है तो बता दीजिए, तो आगे की ही चीज है। आगे जब आप पढ़ेंगे न्यूक्लियस तब ये चीजें बताते हैं हम, लेकिन आपको ज्यादा जल्दी है तो आप बता दीजिए क्रोमेटिन टर्म किसने दिया है? हमने पढ़ा चुके, उस साइंटिस्ट का नाम हमने पढ़ाया है माइटोकॉन्ड्रिया में। उसमें से चुन के किसी का नाम बताइए, फिर हम बताते हैं किसने दिया है। हाँ, और बताइए। फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन टर्म दिया था। ठीक है, जो क्रोमेटिन टर्म है किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। ओके, हाँ वही फ्लेमिंग है। ठीक है, वाल्थर फ्लेमिंग। डब्लू फ्लेमिंग का मतलब, डब्लू का मतलब वाल्थर, वाल्थर फ्लेमिंग नाम था उनका। हो गया? हो गया? ठीक है, लिख लिए सभी लोग? जैसे जब हम न्यूक्लियस बनाते हैं ऐसे, तो न्यूक्लियस के आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो है आपके इसी न्यूक्लियस पे पोर पाए जाते हैं। देखे हैं कि नहीं? नहीं देखे होंगे। ठीक है, इसी में छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं जिससे आपका ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे जुड़ा होता है, पूरा फैला होता है। बना ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे देखेंगे चारों तरफ तो ऐसे आपका जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे फैला होता है। देखें न्यूक्लियस के चारों तरफ, फिगर दिखा था क्या नेट से? ठीक है, तो इसी पे देखेंगे आप, जो आपका न्यूक्लियस है इसी पे कहीं कहीं ऐसे कई लेयर पाए जाते हैं, इसके पूरा फैला होता है। ठीक है, तो इसी पे जो है कहीं कहीं आपके ऐसे जो है इस पे राइबोसोम पाए जाते हैं। आपके इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो जिस पे ये राइबोसोम पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिस पे नहीं प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये जो आपके राइबोसोम है, ठीक है, तो जो राइबोसोम ये आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए हैं, तो किसके मदद से जुड़े हुए हैं ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हाँ? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हेल्प करता है दोनों यूनिट को आपस में जोड़ने में। ठीक है, जैसे राइबोसोम जब आप पढ़ेंगे तो जो भी राइबोसोम हो इसमें दो यूनिट पाए जाते हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट और एक लार्जर सब यूनिट। ठीक है, तो ये जो आपका स्मॉलर सब यूनिट होता है और ये लार्जर लार्जर सब यूनिट, तो ये जो लार्जर सब यूनिट है ये जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं इसमें कौन सहायता करता है? मैग्नीशियम आयन सहायता करता है। तो हम वहां पे इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये जो आपका पूरा राइबोसोम है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे किसकी वजह से जुड़ा हुआ है? ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको आगे हम अभी लिखाएंगे। ठीक है, हम्म, पता नहीं चलेगा क्या? ठीक है, तो इसमें लिख लेना पहले, तब लिखिएगा राइबोसोम आर अटैच्ड इन दी
रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, RER, ठीक है। थ्रो द हेल्प ऑफ थ्रो द हेल्प ऑफ टू ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। इसमें दो क्या होते हैं, ग्लाइको, टू ग्लाइको क्या होते हैं, इसमें प्रोटीन होते हैं, ठीक है। जो दो ग्लाइकोप्रोटीन है वो ग्लाइकोप्रोटीन का नाम है राइबोफ्लोरिन फर्स्ट, राइबोफ्लोरिन फर्स्ट एंड राइबोफ्लोरिन सेकेंड, ठीक है। तो इनके मदद से जो है, जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो जुड़ा होता है किससे, आपके रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। तो याद रखिएगा। और जैसे ये है आपका, जैसे एक बार फिर बना दे रहे हैं, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये आपका जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये जो जुड़ा हुआ है राइबोसोम, तो ऐसे जुड़ा होता है। तो ये जो इसका यूनिट है, ये जो यूनिट है क्या है, लार्जर वाला है, लार्जर सब यूनिट है। तो जो लार्जर सब यूनिट है इस पे जो जुड़ा हुआ है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, किसकी वजह से जुड़ा हुआ है, दो ग्लाइकोप्रोटीन वहां पे काम करते हैं। कौन कौन सा, राइबोफ्लोरिन फर्स्ट और राइबोफ्लोरिन सेकेंड। तो इसके इसके सहायता से जो है आपके जो राइबोसोम है आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जुड़े होते हैं। और जब जुड़ जाते हैं तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, रफ बोलते हैं। इसलिए मैंने लिखा है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो लिख लीजिए, राइबोसोम आर अटैच इन द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू द हेल्प ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन राइबोफ्लोरिन फर्स्ट और राइबोफ्लोरिन सेकेंड, ठीक है, इसके मदद से। यहाँ तक लिखने के बाद आप लोग जब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख दीजिएगा, बाई दी हेल्प ऑफ लार्जर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, ठीक है। तब उसके बाद थ्रो दी हेल्प ऑफ टू ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, क्योंकि आपका लार्जर सब यूनिट ही जुड़ा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि लार्जर सब यूनिट पहले जुड़ा होता है कि स्मॉल वाला, तो कौन सा वाला जुड़ा होता है, लार्ज वाला, ठीक है। जो लार्जर सब यूनिट होता है वही जुड़ा होता है आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। और ऐसा न्यूक्लियस और ऐसा इंडो, बताइए। हेलो, ठीक है। चलिए बताइए, इस टाइप का जो न्यूक्लियस होता है, जिसमें न्यूक्लियस है उस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, ठीक है, उसके अंदर आपका क्रोमेटिन भी है, ठीक है, और उसके बाहर में आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। तो इस टाइप का न्यूक्लियस कौन से सेल में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, किसमें, आप लोग बताइए कि कौन से सेल में पाया जाता है। क्वेश्चन ये है कि ऐसा आपका न्यूक्लियस और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, कौन से सेल में पाया जाता है जिसमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, ठीक है, इसमें आपका क्रोमेटिन भी बना सकते हैं,
और उस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बना सकते हैं। तो ऐसा न्यूक्लियस, ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन से सेल में देखने को मिलता है? प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है कि यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है? तो आप क्यों प्रोकैरियोटिक सेल बता रहे हैं? इतनी मान्यूट चीजें हैं, इतनी छोटी चीजें हैं, एट जो क्लास 8 में पढ़ता लड़का है वो भी बता सकता है कि ऐसा न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है। बड़ी चीज तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक सेल में पाया ही नहीं जाता है। बात ही सवाल ही वहीं खत्म हो जाती है। दूसरी चीज, वहां पे कोई कोई आपका न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता है आपके प्रोकैरियोटिक सेल में, आप बता रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल देखें स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखें आप लोग कैसा होता है? क्यों, जब हमने डिफरेंस लिखाया था तो वहां बताया नहीं था सारी चीजें? यहाँ तक हो गया? अरे हाँ ना, हो गया। ठीक है। तो ये बताइए, जब ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपके यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, तो आप बता पाएंगे कहाँ पाया जाता है? इसलिए ये चीज़ मैंने आपसे पूछा है कि आपका यहाँ डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपसे सिंपल पूछेगा कि बताइए जो राइबोसोम है यूकैरियोटिक सेल में कहाँ पे पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ठीक है। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बताएंगे तो उसके साइटोप्लाज्म में बताएंगे, क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके साइटोप्लाज्म में ही तो फैला हुआ है, उसी में तो फैला हुआ है आपका। जैसे हमने यहाँ पे बड़ा बना दिया है, थोड़ा सा यहाँ से हम छोटा सेल बना के दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये आपका प्लांट सेल है मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है। ठीक, इसी न्यूक्लियस पे आपका ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैला हुआ है, और बाहर इसके चारों तरफ क्या है? साइटोप्लाज्म है। और इसी पे आपका क्या पाया गया है? राइबोसोम पाया गया है कि नहीं ये? तो ये जो राइबोसोम है किसके ऊपर है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे है। ठीक है। अगर वहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा तो कहाँ पे होगा? उसका साइटोप्लाज्म होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, इन यूकैरियोटिक सेल, सारे चीजें आप लोग कोरेट करके लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिखते हैं। राइबोसोम फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ RER। ठीक है। या फिर इसको सरफेस लिख दीजिए, यहाँ से और अच्छा हो जाएगा आप लोग का। साइटोप्लाज्म इन दी सरफेस ऑफ RER, रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। हो गया, समझ में आया? कि आपके जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके, जो आपका उनका जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पे राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, ये चीजें हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ पे पाया जाता है? राइबोसोम की बात कर रहे हैं, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ पाया जाता है? हाँ तो बताइए, क्यों कंफ्यूजन है इतना? चेहरा ही आप लोग का बन जा रहा है ऐसे कि जैसे पूछ रहे हैं कितनी बड़ी चीज हमने पूछ लिया है। ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। ये चीजें हैं, थोड़ा सा आप लोग को दिखाई दें तब समझ में आएगा। लिख लिए थे उसको? उनको दिखा दीजिए, लिखी नहीं है।
इसको लेते हैं, सही बताओ। ये बताइए बैक्टीरियल सेल है, ये किस में आता है, किसका एग्जाम्पल है ये? प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें कहीं आपको न्यूक्लियस दिख रहा है? कहीं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रही है? कहीं राइबोसोम दिख रहा है? ठीक है, तो राइबोसोम इसमें पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? इसके साइटोप्लाज्म में। ठीक है, यहाँ पे लिख के नहीं बताया है। एक मिनट रुकिए। चलिए इसको देखिए। ठीक है, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका जो ये डीएनए है सर्कुलर है, थ्रेड लाइक है, फैला हुआ है इसमें। ठीक है, और फिर ये आपका एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल में ये जो आपको हर नीले कलर का दिख रहा है, ये पर्पल कलर का, ये क्या है? उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, उसका न्यूक्लियस। उसके चारों तरफ देखिए ये जो आपको नीला कलर का दिख रहा है, ये फैला हुआ है, ये सारे, ये इसे क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपका देखिए राइबोसोम जुड़ा हुआ है, साफ दिख रहा है? साफ दिख रहा है क्या वहां से? नहीं दिख रहा होगा। इस पे राइबोसोम जुड़ा हुआ है, कोई साफ फिगर मिल ही नहीं रहा है हमको। ये प्लांट सेल देख रही है, प्लांट सेल में देखिए ये भी उसका क्या है? न्यूक्लियस है। तो उसके चारों तरफ ये जो फैला हुआ है ये क्या है? उसका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। इसी पे आपका देखिए, यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे क्या लिखा है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका राइबोसोम है। तो राइबोसोम जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जाएगा वहां पे रफ हो जाएगा, खुरदुरा हो जाएगा। जहाँ पे दाने नुमा स्ट्रक्चर पाई जाएगी वहां पे क्या हो जाएगा? वो खुरदुरा होगा कि नहीं होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो ये जो आपका राइबोसोम है, इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे किसकी सहायता से जुड़ा हुआ है? दो ग्लाइकोप्रोटीन की सहायता से। कौन कौन सा? राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकेंड। इसलिए जो है अगर आपसे पूछेगा कि बताइए यूकैरियोटिक सेल में, एनिमल सेल भी आपका यूकैरियोटिक सेल है और प्लांट सेल भी आपका यूकैरियोटिक सेल है। तो अगर पूछेगा कि यूकैरियोटिक सेल में आपका राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ठीक है, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है तो आप साइटोप्लाज्म होगा, क्योंकि ये सारे चीज कहाँ फैले हुए हैं? सारे उसके साइटोप्लाज्म में ही तो फैले हुए हैं। ठीक है, उसी तरह इसमें भी वही चीज है। देखिए इस पे भी आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी राइबोसोम पे पाया गया है। ठीक है, और बात करें अगर प्रोकैरियोटिक सेल की, इसमें कोई आपका न्यूक्लियस नहीं होता है, कोई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती है, कोई गोल्जी बॉडी, कुछ नहीं होता है। आपको क्या दिख रहा है? एक उसका साइटोप्लाज्म दिख रहा है, ये उसका फ्लैजिला दिख रहा है, ये बाहर जो आपको दिख रही है इसे क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं। तो ये जो आपको ये उसका डीएनए है, इसमें कोई भी न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो उसका राइबोसोम, इसके ये जो दिख रहा है उसका लिक्विड मटेरियल, इसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इसी में उसका क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, उसी में फैला होता है। ठीक, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एनिमल सेल में कहाँ पाया जाता है तो आप बताएंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ठीक है, अगर अगर आपका प्लांट पूछेगा तब भी आप बताएंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। अगर प्रोकैरियोटिक सेल पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? उसके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है, इसके लिए इतना खिचड़ी पकवा दिए। हाँ, उनका प्रोटीन से, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल को भी तो राइबो प्रोटीन बनाना है, तो अपना काम राइबोसोम से ही करते हैं। ठीक है, ये आपका यूकैरियोटिक सेल हो गया। फिर प्रोकैरियोटिक सेल में लिख लीजिए इन प्रोकैरियोटिक सेल फाउंड इन साइटोप्लाज्म।
ठीक है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल के किस में पाए जाते हैं ये, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। समझ में आया कि नहीं यहाँ पे? ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं। हो गया। बात करते हैं टाइप्स ऑफ राइबोसोम की। टाइप्स ऑफ राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? तो राइबोसोम आपके दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक आपका प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, ठीक है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, ठीक। और दूसरा आपका यूकैरियोटिक राइबोसोम, यूकैरियोटिक राइबोसोम, ठीक है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम। अच्छा, राइबोसोम बना किससे होता है? जो राइबोसोम है किससे मिल के बना होता है? और राइबोसोम में कोई भी लिपिड नहीं पाई जाती है, ठीक है। राइबोसोम में आरएनए पाया जाता है, और राइबोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो राइबोसोम यहाँ लिख सकते हैं कि राइबोसोम में क्या क्या पाया जाता है। राइबोसोम में आपका आरएनए पाया जाता है प्लस प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। इसको ऐसे बोल सकते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जो आपका राइबोसोम है उसमें दो चीज पाए जाते हैं, एक आरएनए और दूसरा प्रोटीन। मेटेलिक आयन भी पाए जाते हैं, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताइए राइबोसोम में क्या क्या पाया जाता है, किससे किससे मिलके बने होते हैं, तो आरएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। ये याद रखिए। तो जो आपके प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं उन्हें और क्या बोलते हैं? 70S राइबोसोम, ठीक है। यानी कि प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है उसमें कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। इसे जो है 70S राइबोसोम भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसे 80S राइबोसोम भी बोल सकते हैं, ठीक है। बारी बारी से इनको पढ़ते हैं हम। हो गया यहाँ तक? आगे लिखाएंगे, अभी लिखा रहे हैं। हम्म। यहाँ पे जब आप पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो सर जी पढ़ाएंगे। बैक्टीरिया जब वहाँ पढ़ाएंगे, आपने बैक्टीरिया पढ़ लिया, समझ लीजिए पूरा प्रोकैरियोट पढ़ लिया, ठीक है। बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया को ही पढ़ा जाता है। प्रोकैरियोट्स में केवल बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा भी थोड़ा पढ़ाया जाएगा आपको, और बैक्टीरिया भी पढ़ाया जाएगा। अगर बैक्टीरिया आप डिटेल से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए आपका वही प्रोकैरियोट्स है। माइकोप्लाज्मा है, रिकेसिया है, अलग अलग है, और की बैक्टीरिया है, ये भी सारे आपके प्रोकैरियोट्स में ही आते हैं। हैं? हाँ, देखिए माइकोप्लाज्मा एक आपका प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। उसमें कोई भी सेल वाल नहीं होता है, ठीक। उसमें सेल मेम्ब्रेन की ट्रिपल लेयर पाई जाती है। जैसे आपका ये आपका माइकोप्लाज्मा है, तो इसमें 3 लेयर पाया जाता है उसके सेल मेम्ब्रेन की। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि माइकोप्लाज्मा में कितने मेम्ब्रेन पाए जाते हैं? 3। और उसमें डीएनए पाया जाता है, और उसका सिर्फ राइबोसोम पाया जाता है। यही आपका माइकोप्लाज्मा है। इसको क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा। अगर ये एनिमल में डिजीज करेगा तो इसे माइकोप्लाज्मा बोलेंगे। अगर प्लांट में डिजीज करेगा तो उसे फाइटोप्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। उसे
ये सारी चीजें हमसे यहाँ ना पूछिए, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आपका अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो यहीं तुरंत पूछिए, अगर उससे रिलेटेड अलग है तो उसको पहले वहीं लिखिए, जब मैं ख़त्म कर दूंगा यहीं तो यहीं सबके सामने पूछिएगा, ठीक है वो क्वेश्चन। क्योंकि हमने आपकी इफिशियंसी देख लिया है, ठीक है। तो आपको अगर दिक्कत होगी तो पहले इतना हम पढ़ा दें, जब हम बोल देंगे और कुछ पूछना है तो आप ये क्वेश्चन वहीं लिख लीजिए, फिर पूछिएगा अभी, ठीक है। इस बीच में ना पूछिए, इस बीच में पूछेंगे तो और लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। कितने लोग माइकोप्लाज्मा का नाम ही नहीं सुने होंगे? आप लोग सुने हैं माइकोप्लाज्मा का नाम? आप सुनी है? कुछ लोग सुने होंगे, कुछ लोग नहीं सुने होंगे। तो बताइए, जिनका ध्यान इस पे राइबोसोम पे है उनको सीधा हम ध्यान कहाँ ले जाएंगे? माइकोप्लाज्मा। तो बताइए ये चीजें उनको समझ में आएंगी? नहीं आएंगे। तो आप नीचे वहां लिख सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन पूछना है। जब भी खत्म होगा तो मैं लास्ट में बोल के जाता हूँ कि आपको कुछ पूछना है। आप पूछते हैं कभी? नहीं पूछते हैं, तो आप लिखे रहिए, अभी पूछिएगा, ठीक है। तो बात करें सबसे पहले किसकी? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की, ठीक है। सबसे पहले लिखिए प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, यानी कि किसकी बात करेंगे? 70S राइबोसोम की, ठीक है। 70S राइबोसोम की बात करें तो इसे क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें 60% आपका क्या पाया जाता है? आर RNA एंड 40% आपका क्या पाया जाता है? प्रोटीन। हमने बताया है ना कि ये किससे किससे मिलकर बना होता है? RNA और प्रोटीन से। और उस RNA में भी बात करेंगे तो कौन सा RNA है? rRNA, ठीक है। अभी आगे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? इट वाज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में किस में पाया जाता है? ये साइटोप्लाज्म, ठीक है। एंड यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में भी बात करेंगे तो किस में? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। समझ में आया? 70S टाइप का जो राइबोसोम है आपके प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, उसके साथ साथ यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। वैसे अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ दें कि क्वेश्चन आपका ये रहा है कि 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम आर फाउंड इन, ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है? आपके ऑप्शन में एक प्रोकैरियोट रख दे, दूसरे में यूकैरियोट रख दे, ठीक है, और तीसरे में नॉन रख दे, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे? बताइए क्या लगाएंगे, कौन सा आंसर सही करेंगे? प्रोकैरियोट्स, ठीक है। कभी भी यूकैरियोट्स में नहीं जाएंगे, ठीक। वैसे ये किसका राइबोसोम है? प्रोकैरियोट का ही राइबोसोम है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप क्या लगाएंगे वहां पे? प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पे दोनों लिख देते, बोथ, तब जो है हो सकता है आप क्या करते? बोथ लगाते, ठीक है। क्योंकि यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो है कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S वाला पाया जाता है। लिखा है कि नहीं लिखा है? जब माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आपको पढ़ाए हैं तो आप लिखाए हैं कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S वाला, ठीक है। आ रहा है समझ में? ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। यहाँ किसी को कन्फ्यूजन है? हाँ बताइए। देखिए, जो यस का मतलब है ये डिवाइड किया गया है इसी के आधार पे। जो आपका 70S आपको ये दिख रहा है, जो आपको ये 70S दिख रहा है, इसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। इसी के आधार पे जो है आपके राइबोसोम को बांटा गया, इसी यस के आधार पे, ठीक है। इस यस को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि यस का मतलब होता क्या है, ठीक है। हो गया यहाँ तक?
तो ये चीज याद रखेंगे कि 70S राइबोसोम आपके प्रोकैरियोटिक सेल। वैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप सीधा यही बताएंगे कि 70S राइबोसोम किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, अगर वहां पर और कुछ जानना चाहता है तो आप कहेंगे यूकैरियोट्स के सेल में पाया जाता है, किसमें किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। और ये दोनों क्या है, सेल ऑर्गेनली है कि नहीं, है सेल ऑर्गेनली। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी आपका 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, हो गया। जेनेटिक्स आप लोग का चल रहा है कि नहीं, क्या पढ़ रहे हैं, सेल डिवीजन। सही, वो स्लो ही पढ़ाते हैं, सेल डिवीजन चल रहा है। हैं, इंटरफेज, इंटरफेज पढ़ लिए, G1, यस, G2, माइटोसिस से ही चालू होता है। ठीक है, इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब है, इसका मतलब समझा दें। देखिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है इसको डिवाइड करने के लिए ये एस लगाना स्टार्ट किया, इसका नाम दिया क्या, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और इसी के आधार पर डिवाइड किया। अब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है पता नहीं, नाम रखे हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, 70 का मतलब उसको नाम दिया गया है, और क्या दिया गया है, बस 70 या 80 या हम शुरुआत से पढ़ते हैं वही नाम दिया गया है। ठीक है, तो हमने बताया है कि 70S किस में पाया जाता है, आपके प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके अलावा जो है, जो आपका राइबोसोम 70S राइबोसोम है, इसमें 2 यूनिट पाए जाते हैं। ठीक है, कोई भी आपका राइबोसोम हो, ईच राइबोसोम, ठीक है, कोई भी राइबोसोम हो हैव 2 सब यूनिट, चाहे आपका 80S हो चाहे 70S हो। ठीक है, सब में आपके 2 सब यूनिट पाए जाते हैं। पहला आपका लार्जर सब यूनिट, ठीक है, एक आपका क्या होता है, लार्जर सब यूनिट, और दूसरा स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, वैसे आपको नहीं दिखेगा, जब आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है तब ये लार्जर और स्मॉलर आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये मान लीजिए ये लार्जर सब यूनिट है, ठीक है, और ऊपर ये स्मॉलर सब यूनिट है। तो जब आपका जो है, जब जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो जो आपका mRNA होता है ऐसे जो है क्या लाते हैं, कोडॉन। ठीक है, ऐसे कोडॉन लेकर आता है। ठीक है, ऐसे कोडॉन आते हैं। जब ये कोडॉन आते हैं तो ये क्या है, ये आपका mRNA है। ठीक है, तो जब mRNA लेकर आता है कोडॉन को, तो जब प्रोटीन बनाने के समय आता है तब आपका लार्जर, ये आपका कौन सा है, ये स्मॉलर सब यूनिट है। ठीक है, और ये लार्जर सब यूनिट है। तब ये आपस में क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, और tRNA होता है एक आपका ट्रांसफर RNA। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एडेनिन है, ठीक है, और यहाँ पे ग्वानिन है, साइटोसिन है। ठीक, 3 कोडॉन यहाँ पे हैं। तो जैसे इधर इधर खिसकेगा ये, ठीक है, तो उसी उसी हिसाब से आपका एक tRNA होता है। ठीक है, तो tRNA इसी का जो है एंटी कोडॉन लेके आता है। जैसे एडेनिन है तो एडेनिन का एंटी कोडॉन क्या होता है, एडेनिन किससे पेयर करता है, आरएनए में थायमिन पाया जाता है, यूरेसिल। तो ये एडेनिन की जगह पे ये यूरेसिल लेकर आएगा, और ग्वानिन की जगह पे साइटोसिन, और साइटोसिन की जगह पे ग्वानिन। ऐसे ये 3 कोडॉन लेकर आएगा, तो इसको रिप्लेस कर देगा, इसको जोड़ देगा। जैसे इसको जोड़ेगा एक आपका नया अमीनो एसिड बन के क्या होता है, तैयार हो जाता है।
ठीक है। और ऐसा इधर खिसकता जाएगा, इधर अमीनो एसिड टूटते जाते हैं और टूट के ऐसे चैन में जुड़ते जाते हैं, जैसे जैसे बनते जाते हैं वैसे आपके चैन में अमीनो एसिड बनते जाते हैं। तो ये जो अमीनो एसिड है यही आपस में आगे चल के फोल्ड होते हैं। क्या होते हैं ये? फोल्ड होते हैं। फोल्ड होके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो वही तो आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रोटीन क्या है, राइबोसोम फैक्ट्री। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं। यहाँ आ जाइए। वहां से लाइट आ रहा है, इसे नहीं दिख रहा होगा। फिर मैं हट तो जाता हूँ, देख लीजिए। हाँ, तो फिर मैं इधर लिखूंगा बोर्ड तो इतना ही है, मुझे इधर भी तो कुछ चीजें लिखनी है। अभी मैं कुछ चीजें इधर भी लिखूंगा। ऐसी बात नहीं है, मैं वहां पर सिर्फ समझाया हूँ। ये बस आपको समझने के लिए है। जब आप प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रांसलेशन जब पढ़ेंगे तो आपको डिटेल ये चीजें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है। ये बस आपको समझाया हूँ क्यों प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से ये क्या निकल रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, इसे इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। और ये कब जुड़ते हैं? जब जब प्रोटीन सिंथेसिस, जब ये हमारा ने कोडॉन लेके आता है, जब इसमें फिक्स होता है, तब जाके लार्जर और स्मॉलर आपस में जुड़ते हैं। ठीक है। इसमें 3 साइट पाए जाते हैं, ए साइट, पी साइट, ई साइट। आप लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। पी साइट पेप्टाइड साइट, जैसे आपका ये एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड जो जुड़ा हुआ है, ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसे पी साइड यानी पेप्टाइड साइड बोलते हैं। ठीक है। एग्जिट साइड जहाँ से निकलते हैं उसे एग्जिट साइड बोलते हैं। ठीक है। ये साइड मतलब अमीनो एसिड साइड, यहाँ पे अमीनो एसिड बनता है। तो आप जब ट्रांसलेशन डिटेल पढ़ेंगे तो वहाँ पे सर जी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सा हम दिखा दिए हैं कि 2 यूनिट होते हैं, चाहे आपका 70 हो चाहे 80 वाला हो, दोनों में आपका एक लार्जर होता है और एक स्मॉलर होता है। तो जो इसमें आपका 70 यस वाला है, 70 यस की हम बात कर रहे थे, तो 70 यस वाला है, इसमें आपका एक स्मॉलर होगा, ठीक है, और एक लार्जर होगा। लार्जर सब यूनिट हो गए। ठीक है। तो लार्जर सब यूनिट में स्मॉलर सब यूनिट कौन सा होता है आपका? 50s। ठीक है। और प्लस कौन सा होता है? 30s। यही तो होता है। ये दोनों आपस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अच्छा, उल्टा कर दिए। स्मॉलर वाला कौन सा होता है? 30s। और लार्जर वाला 50s। ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? 70s राइबोसोम बनाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है। तो ये आपका जो है ये 30s वाला है, ये जो आप देख रहे हैं ये 30s वाला है, और ये कौन सा वाला है? 50s वाला है। ये तब आप आपस में आके क्या होते हैं? जुड़ते हैं। तो स्मॉलर सब यूनिट 30s, और इसको ऐड नहीं करना है, यहाँ पर मैथ नहीं लगाना है। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। ठीक है। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको हटा के यहाँ पे एंड भी लिख सकते हैं, कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। कोई लिखने का एक तरीका है, इसको ऐड नहीं करना है। ठीक। तो आप अपने तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन किताबों में ऐसे ही दिखाया गया है प्लस करके। ठीक है। तो 30s और 50s आप मिलकर क्या बनाते हैं? 70s राइबोसोम बनाते हैं। ये आपका स्मॉलर है और ये लार्जर सब यूनिट है। ठीक है। ऐसे होता है। इतना लिख लीजिए, यहाँ तक उसको नहीं लिखिएगा, उसको बस समझाए हैं। ये जो हमने लिखा है उसको लिख लीजिए। आप जो लिखने की बात कर रहे हैं वहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए। आप इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन बोर्ड इधर उधर नहीं जा सकता है। आप कल से वहाँ बैठेंगे, आप इधर कभी नहीं बैठेंगे। कल से हम जब भी आएंगे क्लास लेने तो आप वहीं देखेंगे, इस वाले रो में। ठीक है। हाँ। हो गया। आगे बढ़ाएं। अब इसमें जो है हमने बताया है ना कि आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। तो इसमें 3 टाइप के क्या पाए जाते हैं? आरएनए पाए जाते हैं। ठीक है।
कौन कौन से पाए जाते हैं बताइए, आप बताइए। इसमें 3 टाइप के 70 यस वाले में 3 टाइप के आर आर एन ए पाए जाते हैं। पता है कि नहीं आर आर एन ए पाए जाते हैं? हाँ, हमने दिखाया है ना कि राइबोसोम आपके आर आर एन ए और प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, आर आर एन ए की मात्रा कितनी पाई जाती है? 60%। ठीक है, और प्रोटीन की मात्रा 40% लिखा है अभी। ठीक है, तो इसमें जो 70 यस वाला है इसमें कितने टाइप के आर आर एन ए पाए जाते हैं? तो 3 टाइप के। बस ये भी बता दिए 3 टाइप के पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं आप बता दीजिए आप। अच्छा, नहीं पता है। और 80 यस वाले में कितने टाइप के आर आर एन ए पाए जाते हैं? चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक। हाँ, बहुत चीजें पहली बार सुनेंगे यहाँ पे। देखिए, इन 70 यस राइबोसोम हैव 3 टाइप्स ऑफ आर आर एन ए। ठीक है, 3 टाइप के क्या पाए जाते हैं इसमें? आर आर एन ए पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सा बताओ लौकुस, लौकुस बताओ। पिछले बार तो पढ़ाए हैं, आप बताइए। अरे भाई, हम आर आर एन ए की बात, हम आरण्य की बात नहीं कर रहे हैं। आरण्य आपके 3 टाइप के होते हैं, एक आपका टी आरण्य, एक आपका यम आरण्य, और एक आपका आर आरण्य। हम ये इसकी बात थोड़ी कर रहे हैं। अगर आपसे हम पूछते आरण्य कितने टाइप के होते हैं तब आप बताते 3 टाइप के, जबकि हम पूछ रहे हैं कि राइबोसोम में कितने टाइप के आर आरण्य पाए जाते हैं। 23 यस और 60 यस और 5 यस। ठीक है, इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? इसमें आपका 60 यस आर आरण्य पाया जाता है। ठीक, 23 यस आर आरण्य पाया जाता है, और 5 एस आर आरण्य पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 70 यस में जो है कितने टाइप के आर आरण्य पाए जाते हैं? तो 3 टाइप के, कौन कौन से? 60 यस, 23 यस और 5 एस। ठीक है, अगर मुझे बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग हम उसको सही बना दे रहे हैं। 5 ऐसे बना दे रहे हैं तो कहेंगे दोनों 5 5 क्या है ये। आप लोग ऐसे बोल भी तो रहे हैं, समझ जा रहे होंगे। ठीक है, ये 16 एस, ये 23 एस और ये 5 एस। ठीक है, इतने टाइप के क्या पाए जाते हैं? आर आर एन ए पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि हमने बताया है ना कि एक स्मॉलर सब यूनिट और दूसरा लार्जर सब यूनिट। सही नहीं बना। ये आप मान लीजिए आपका क्या ही बन जा रहा है ये। ठीक है, समझ लीजिए, एक स्मॉलर है, ये कौन सा है? स्मॉल वाला है। और ये कौन सा है? लार्ज वाला है। इसमें ये भी पूछता है कि इसमें कौन सा आर आर एन ए किस में पाया जाता है। वैसे आपके ये राइबोसोम है, कौन सा वाला है? 70 यस वाला है। ठीक है, 70 यस वाला टाइप वाला है। तो इसमें टोटल आपके 3 टाइप के आर आर एन ए। ठीक, तो इसमें कौन सा किस में पाया जाता है? तो जो आपका ये स्मॉलर वाला है इसमें आपका पाया जाता है 23 एस आर आर एन ए केवल। ठीक है, और इसमें आपका जो है 60 वाला पाया जाता है, और इसमें आपका 5 एस वाला पाया जाता है। इसको थोड़ा अभी लिखिएगा, नहीं कंफ्यूज है हम, देख लें। हमें लगता है 60 वाला ऊपर वाले में पाया जाता है। ठीक है, हम सही है। ये जो 60 एस वाला है ऊपर वाले में पाया जाता है। यहाँ पे कौन सा पाया जाता है? 60 एस वाला, और ये
23 वाला। ठीक है, तो ये पूछता है कि स्मॉल वाले में कौन सा पाया जाता है और लार्ज वाले में कौन सा पाया जाता है। ठीक है, तो स्मॉल वाले में 60s वाला पाया जाता है और लार्ज वाले में कौन सा 23 वाला और 5s वाला। ठीक है, ये पाए जाते हैं। ठीक, इसको ऐसे बना के लिखेंगे तो समझ में आएगा आसानी से। ठीक है, इसको बना लीजिएगा, एक छोटा बनाइएगा एक बड़ा बना लीजिएगा। ठीक है, और इस वाले में ये वाला दिखा लीजिएगा, इसी के सामने जब जस्ट बनाएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, इसमें ये बना लीजिएगा। हमने शुरुआत से बताया इसको जोड़ना नहीं है, हमने शुरुआत में ही बोला किसी को कुछ जोड़ना नहीं है। अच्छा ये बताइए, हमने बताया है इसमें कि 60% इसमें क्या पाया जाता है, RNA पाया जाता है। तो ये जोड़ के बताया गया है क्या? अच्छा, इसको जोड़ के 60 करना है? हाँ, बेकार की सवाल है आपका, एकदम बेकार की सवाल है। ना ही ये क्वेश्चन आज तक कहीं पूछा गया है, ना ही किसी किताब में ये लिखा गया है। परसेंटेज है ये। ठीक है, ये कौन कौन सा पाया जाता है ये टाइप पूछा जाता है। गजब की सवाल आप लोग पूछ रहे हैं। डायरेक्ट आपसे अगर पूछा जाएगा कितने टाइप के RNA है तो आपको ये बताने हैं। ठीक है, ये इसको जोड़ना नहीं, हम शुरुआत में बताए हैं कि जो 30s लिखा है और 50s लिखा है इसको कभी भी जोड़ना नहीं है। इसमें कोई एडिशन वाली चीज ही नहीं है, तो आप क्यों ऐड करने की बात कर रहे हैं, इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? डायरेक्ट आप इस पे पूछिए ना, इसमें जो पूछना है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए जो आपका 23 वाला है। ठीक है, 23 या फिर पहले 60 वाला लिख लीजिए। 60s RNA। ठीक है, और 5s RNA। ठीक है, ये होते हैं। इसमें लगभग जो है 2900 क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, और इसमें जो है 120 क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इसी में जो है दोनों में मिला करके जो है टोटल आपके जो है 31 प्रोटीन पाए जाते हैं। 31 प्रकार के क्या पाए जाते हैं इसमें, प्रोटीन भी पाए जाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो है जो आपका 60s वाला है इसमें बस प्रोटीन लिख लीजिए, इसमें प्रोटीन कितने पाए जाते हैं, 21 प्रोटीन पाए जाते हैं बस। ठीक है, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 52, यही ना होगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही तो होगा 31 और 21। तो सोरम लिखे ये इसमें हो जाएगा। इस वाले में कितना होगा, 21 प्रोटीन। ठीक है, तो दोनों का ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका, 52। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 70s वाले टाइप 70s वाला जो प्रोटीन है उसमें मतलब जो राइबोसोम है उसमें कितने प्रोटीन और कितने RNA होते हैं, कितने परसेंट। ठीक है, तो टोटल आपके 3 टाइप के RNA हो गए और कितने प्रोटीन हो गए, 52 प्रोटीन। ठीक है, परसेंटेज में और इसमें अंतर है। ठीक है, कभी उससे इससे तुलना मत कीजिएगा। ठीक, ये आपका इतने टाइप के प्रोटीन है और जो हमने आपको लिखा है वो परसेंटेज अलग चीज है। ठीक है, तो इसको दोनों मिला के 31 प्रोटीन होते हैं और उसमें अकेले कितना होता है, 21 होता है। 21, हाँ। दोनों मिला के लिखा गया है, उसमें कितना कितना किस्में है ये नहीं बताया गया। ये पूछा गया है न्यूक्लियोटाइड असर्शन रीजन में, मैच दी फॉलोइंग में बहुत पूछा जाता है ये।
हो गया यहाँ तक? और 70 वाले में कुछ लिखाना नहीं है आपको, काफ़ी है। सीएस से घूम लिए आप लोग? क्या देख के आए हैं? हम हम खुद घूम रहे थे, हम दूसरों को क्या घुमाएंगे वहाँ? हम भी वहीं घुमाएंगे जहाँ आप लोग घूम के आए हैं। हाँ तो सर जी नहीं पढ़ते हैं? तो घुमाए कि नहीं घुमाए आप लोग को? तब हम भी वहीं तो घुमाएंगे। ठीक है। नहीं, उसमें न्यूक्लियोटाइड कितना है नहीं दिखाया गया है। हो गया यहाँ तक सबका? ये 70s वाले के बारे में याद रखिएगा। 70s में कितने टाइप के RRN है? 3 टाइप के। कौन कौन से? 60s, 20s और 5s। ये याद रखने हैं, ठीक है। 70s वाले में कितने कितने परसेंट RRN पाया जाता है? कितने परसेंट हमने पूछा है, कितने परसेंट RRN? 60%, ठीक है। और कितने परसेंट प्रोटीन? 40%, ये पूछा गया है, ठीक है। और 70s कहाँ कहाँ पाया जाता है आपका? प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में, और उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। इतना ही बस आपको इसमें याद रखना है। इसमें 2 यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट और दूसरा लार्जर सब यूनिट। जो 60s RNA है वो किस में पाया जाता है? स्मॉलर सब यूनिट में। और 20s और 5s ये जो RNA है किस में पाया जाता है? लार्जर सब यूनिट में। बस इतना ही याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? 80s वाले राइबोसोम के बारे में, ठीक है। 80s राइबोसोम। आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, ठीक है। ये जो आपका 80s वाला राइबोसोम है, ओनली क्यों किस में पाया जाता है? ओनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये केवल आपके यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है। चाहे एनिमल सेल हो, चाहे आपका प्लांट सेल हो, चाहे कोई भी फंगस हो, ठीक है। सारे क्या है? यूकैरियोट्स हैं। तो सारे यूकैरियोट्स में आपका 80s वाला राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। इसमें आपके उसका उल्टा कर दीजिए, कितने परसेंट RNA थे? 60%। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 40% RNA एंड 60% प्रोटीन, ठीक है। ये पाए जाते हैं, ठीक। और जब हमने आपको प्रोकैरियोट बताया था तो उसमें बताया था RNA हमेशा प्रोकैरियोट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। जो RNA होते हैं हमेशा जो है आपके प्रोकैरियोट्स में ज़्यादा ही पाए जाते हैं। तो जो 70s वाला था वो प्रोकैरियोट में पाया जाता है, इसलिए उसमें RNA की मात्रा ज़्यादा थी, ठीक है। प्रोटीन की मात्रा कम थी। और ये यूकैरियोट्स में पाया जाता है तो यहाँ पे RNA कम पाया जाता है, ये 40% हो जाता है और प्रोटीन 60% हो जाता है, ठीक है। अब इसमें जो है, इसमें भी 2 यूनिट पाए जाते हैं, 2 सब यूनिट। अब 2 सब यूनिट कौन कौन से? एक आपका स्मॉलर सब यूनिट और दूसरा लार्जर सब यूनिट, ठीक है। स्मॉलर सब यूनिट और दूसरा लार्जर सब यूनिट, ठीक है। ये होते हैं। तो स्मॉलर सब यूनिट में क्या पाया जाता है आपका, कौन सा वाला? 60s, ठीक है। 60s होता है। और इसमें कौन सा होता है? 40s, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखने को देखने को मिलता है 80s। आज इतनी गलती क्यों हो रही है हमसे? इसमें आपका क्या हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? 60। तो ऐसे आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे क्या लिखा होता है? 80s इक्वल टू 40s प्लस 60s, ठीक है। ये आपको देखने को अक्सर मिलता है।
अब इसको ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, इसका मतलब ये गलत है। किसका था? लगाइए नहीं, क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, लगने से कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन जब आएगा तो वहां लगते ही रह जाएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे 40 और यस पाया जाता है, 40 और 60 मिला के क्या बनता है? 80 बनता है। यहाँ पर भी यस का मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, ये होता है। इसमें आपके जैसे 70 वाले में कितने टाइप टाइप के आर आर एन ए थे? 3 टाइप के। और यहाँ पे कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। ठीक है, अब 4 कौन कौन से होते हैं बता रहे हैं, यहाँ तक लिख लीजिए। हो गया? हो गया आप लोग का? हो गया? ठीक है, तो आपके 80s वाले में जो है राइबोसोम में हैव 4 टाइप ऑफ आर आर एन ए। इसमें टोटल आपके कितने पाए जाते हैं? 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? आर आर एन ए पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? चलिए बताइए। एक पाया जाता है आपका 20s आर आर एन ए। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा पाया जाता है? 80s आर आर एन ए। तीसरा 5.8s आर आर एन ए। और चौथा कौन सा होता है? 5s आर एन ए। ये जो है 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं आपके यूकैरियोटिक सेल में, राइबोसोम में आर आर एन ए पाए जाते हैं। हो गया? इसमें इसको ऐसे बना सकते हैं, ये आपका स्मॉलर हो गया और दूसरा आपका ये आपका लार्जर हो गया। ठीक है, ये कौन सा वाला है? 40s वाला है, और ये कौन सा वाला है? 60s वाला है। ठीक है, तो इसमें आपका एक पाया जाता है, कौन सा वाला? 80s आर आर एन ए। ठीक है, और 3 आपके इसमें पाए जाते हैं। 3 कौन कौन से? एक आपका कौन सा बचा? 20s वाला। ठीक है, और दूसरा कौन सा बचा? 5.8s आर एन ए। और तीसरा कौन सा? 5s आर एन ए। ये 3 आपके इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो हो गए टोटल 4, 3 इसमें और एक उसमें। ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो है टोटल आपके 40 टाइप्स के प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो है 30 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं।
ठीक है। इसमें 30 टाइप के पाए जाते हैं प्रोटीन, और इसमें 40 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। इसमें बस आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप के इसमें क्या पाए जाते हैं, आरएनए पाए जाते हैं। ठीक, हो गया यहाँ तक। यही माइक कर रहा है क्या ये? ठीक है, हो गया। तो आपको ये याद रखना है कितने टाइप के इसमें क्या पाए जाते हैं, आरएनए पाए जाते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा और है, बाद में पढ़ाया जाएगा। कुछ पूछना है इसमें? अब बताइए, आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? इनके माइकोप्लाज्मा वाला डाउट क्लियर कर देते हैं। यहाँ तक हो गया आप लोग का, सबका हो गया? ठीक है, थोड़ा सा इनका माइकोप्लाज्मा के बारे में बता देते हैं हम। माइकोप्लाज्मा, पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए, माइकोप्लाज्मा है क्या? ये प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या है ये? प्रोकैरियोटिक सेल है। अब प्रोकैरियोटिक सेल है तो आपको पता है इसमें भी डीएनए आपका कैसा पाया जाएगा, लेकिन इसमें लीनियर पाया जाता है। ठीक है, ये है। और इसमें सेल वाल अब्सेंट होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेल वाल क्या होता है इसमें, अब्सेंट होता है। माइकोप्लाज्मा इसको तब बोलते हैं जब ये किसमें डिजीज कॉज करता है, एनिमल में। ठीक है, और जब ये डिजीज कॉज करेगा प्लांट में, तब इसको एक अलग नाम दिया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, फाइटोप्लाज्मा। ठीक है, इसे फाइटोप्लाज्मा बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा की डिस्कवरी की बात करें तो एक साइंटिस्ट थे, डोई एटॉल। डोई एटॉल, इन्होंने जो है इसकी इसकी डिस्कवरी किया था। ठीक है, अलग अलग डिजीज सुने होंगे, जैसे वीचेस ब्रूम सुने हैं, वीचेस ब्रूम, वीचेस ब्रूम डिजीज, सेंडल स्पाइक डिजीज, सेंडल स्पाइक डिजीज का नाम सुने हैं। ठीक है, एक आपने सुना होगा बंची टाप ऑफ बनाना, वो एफिड्स होता है, और एक सुने होंगे बंजी टाप ऑफ पपाया, ये माइकोप्लाज्मा से होता है। ठीक है, बंची टॉप ऑफ पपाया, पपाया है, बनाना मत कीजिएगा, बनाना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफिड, एफिड की वजह से, एफिड से ट्रांसमिट होता है, वायरस से होता है। लीफ कर्लिंग भी इसी में आता है। ठीक है, उसके अलावा जो है ब्रूम है, अलग अलग डिजीज है, बहुत डिजीज है, अगर लिखाएंगे 10-12 डिजीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसके डिजीज हैं, प्लांट में अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइलोडी आपने सुना होगा, सुने हैं? फाइलोडी किसमें, सीसम में, सीसम में फाइलोडी। ठीक है, ये किस में होता है, आपके सीसम में होता है। तो अलग अलग डिजीज हैं, ये सारी चीजें किसकी वजह से होती हैं, आपके माइकोप्लाज्मा। और जब ये प्लांट में डिजीज हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, फाइटोप्लाज्मा। ठीक है, और एक माइकोप्लाज्मा में भी आता है, इसे बोलते हैं स्पाइरोप्लाज्मा। ठीक है, ये भी किसमें डिजीज कॉज करता है, प्लांट में ही। आया समझ में? इसमें तीन जो है क्या होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं। ऐसे जो है तीन आपके क्या पाए जाते हैं इसमें, मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, ट्रिपल मेम्ब्रेन होते हैं, ट्रिपल सेल मेम्ब्रेन। इसमें भी 70 टाइप का क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। इसमें ऐसे डीएनए पाया जाता है। इसे जब कल्चर करते हैं, जब आप कल्चर इसे करेंगे, तो जो फ्राई अंडा नहीं होता है,
जब अंडे को फ्राई किया तो कैसे दिखता है? ठीक, जब इसको आप कल्चर करेंगे तो ये फ्राइड एग की तरह दिखता है, फ्राइड एग। पहली चीज़ तो इसे कल्चर जल्दी किया ही नहीं जा सकता है, कल्चर करने में बहुत परेशानी होती है ये, ठीक है। इसे कल्चर आसानी से नहीं हो सकता है। तो इसे कल्चर अगर कर भी लेंगे और इसे आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो जो फ्राई अंडा होता है उसके तरह दिखेगा, ठीक है। और ये जब भी डिजीज कलर करता है तो वहाँ पे येलोइस कलर का दिखाई देता है, येलोइस, ठीक है, लगभग आपके येलोइस ही दिखाई देता है मोस्ट ऑफ द केस में। ये है। क्यों नहीं मरेगा? इस पे देखिए, इसमें सेल वाल तो है नहीं, ये क्या है, तीनों उसके मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इस पे जब भी आप जो है सेल वाल वाला अगर अगर जो है आप एंटीबायोटिक डालेंगे तो ये नहीं मरेगा, क्योंकि इसमें सेल वाल तो है ही नहीं, ठीक है। इसमें है क्या? सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन को मारने के लिए, यानी कि फाइटोप्लाज्मा को मारने के लिए एक एंटीबायोटिक आती है जिसे बोलते हैं टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन इस पे काम करता है। एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो ये मर जाएगा, ठीक है। और स्टेप्टोमाइसिन डालेंगे तो काम नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइकोप्लाज्मा के लिए जो है सबसे जो रेजिस्टेंट है वो कौन सा है, मतलब कौन से इंसेक्ट, कौन से एंटीबायोटिक के प्रति जो है आपका माइकोप्लाज्मा रेजिस्टेंस है, तो कौन सा है? स्टेप्टोमाइसिन, ठीक है। और सेंसिटिव किसके प्रति है? टेट्रासाइक्लिन। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। क्यों नहीं मरेगा? मरेगा, जरूर मरेगा, ठीक है। ये सारी चीजें। और कुछ पूछना है? और कुछ पूछना है? हाँ, हम डीप पढ़े हैं तो डीप पढ़ाएंगे। क्वेश्चन डीप पूछे भी जा रहे हैं इस समय, आ रहे हैं, नहीं पूछे।